नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं एम1 न्यूज। बात करेंगे अमेरिका की। ट्रंप पर भरोसा करना भारत के लिए अब थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मोदी ट्रंप की जिस दोस्ती की चर्चा बीते एक दशकों से पूरी दुनिया में होती थी, अब वही दोस्ती सवालों के गहरे में है। क्या भारत भविष्य में अमेरिका पर भरोसा कर पाएगा, क्योंकि ट्रंप अपने हितों को साधने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब ट्रंप के बड़बोले मंत्री लुटनिक का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका को सब कुछ बेचता है, लेकिन भारत अमेरिका से एक बोरी मक्का भी नहीं खरीदता। बताएंगे आपको कि इस बयान के आखिर मायने क्या है। वहीं गाजा में इजरायल ने बारूदी प्रहार किया। बहुमंजिला इमारत पर भीषण बमबारी की गई। इजरायली हमले में कई लोगों की जान चली गई। क्यों दोहा में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई? क्या तेज हो गए हैं अरब धधकने के आसार? वहीं पाकिस्तान की बात करेंगे, जो अपनी बेइज्जती भूल नहीं पा रहा है। टीम इंडिया ने पाकिस्तान के साथ हाथ नहीं मिलाया। इससे आहत होकर पाकिस्तान ने भारत की शिकायत कर दी। जानेंगे कि पाकिस्तान में क्या हालात हैं। हमारे साथ जुड़े हैं सीनियर पॉलिटिकल कमेंटेटर सुमित पीर जी, जिन्हें आप भारत विचार बाय सुमित पीर यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। सुमित जी, बहुत स्वागत है आपका। जय सिया राम, राधे राधे मोनिका जी, आपको और सभी दर्शकों को। सुमित जी, सबसे पहले बात अमेरिका करेंगे, जो सुबह दोस्ती की बात करता है और शाम को तकरार वाली बात करने लग जाते हैं। ट्रंप साहब जो अमेरिका को इस वक्त रुस्वा कर रहे हैं। ट्रंप के सारे दावे मोदी नीति के सामने धुआं हो गए, लेकिन अब उनके मंत्रियों का क्या करें, जो अलग अलग बयान दे रहे हैं। हाल ही में उनके मंत्री ने बयान दिया कि ये रिश्ता एक तरफा है। भारत कई देशों से मक्का खरीदता है, लेकिन अमेरिका से क्यों नहीं? सुमित जी, इस बयान के मायने क्या है? सबसे पहले तो आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और एक वर्ड था आपने जो बहुत अच्छा यूज किया, उसके लिए बहुत साधुवाद। देखिए मोनिका जी, सबसे पहले आप समझिए, अमेरिका के जो लुटनिक का ये बयान आया कॉमर्स सेक्रेटरी का, यानी कि जो कल तक हमारा अंदाजा था वो सत्य में परिवर्तित हो गया, यानी कि नेटो में पड़ गई है लात। नेटो वालों के पास गए थे। मेरा प्रेडिक्शन था कि मैंने कल आपको आंकड़े समझाए थे, 32-23 का आंकड़ा है, नेटो में कुछ होने वाला नहीं। नेटो ने उनको मना कर दिया, भाई साहब हम आपके साथ नहीं चलेंगे। जब नेटो से लात पड़ गई तो ट्रंप ने बोला, यार ये नेटो वाले तो भाई रशिया का तेल खरीदते हैं, इनकी रशिया से संबंध है, हम अकेले थोड़े ना युद्ध लड़ेंगे, हम क्यों स्वयं का युद्ध लड़े, अगर वो सब आए, वो तेल खरीदना बंद करे तो मिलकर युद्ध लड़ेंगे। यानी कि नेटो को भी ट्रंप ने ठेंगा दिखा दिया। और कहीं ना कहीं जो भारत के खिलाफ इसने नेटो में फील्डिंग बिठाई थी, जो पीएससी यहां आई हुई है, जिस पर हमने एक बात की थी कल, उसके सामने, मोदी नीति के सामने, ये नेटो का वाला इसका दाव पड़ गया फेल। जब इसका दाव फेल हुआ तो इसके ये मंत्री इतने अनपढ़ है, पता नहीं कहां से अनपढ़ों का जट्ठा उठा के लाया है। ये लुटनिक का कल स्टेटमेंट आया। देखिए पहले ये वही लुटनिक था जो कह रहा था ब्रिक्स से निकलो, डॉलर पे समर्थन करो, रशिया का तेल खरीदना बंद करो। फिर कहता नहीं जी बस ट्रेड डील होने वाली, इसका गवर्नर जी हाँ का एम्बेसडर। फिर अब ट्रंप ने बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ, हम भारत हमारा मित्र है। फिर पहले कहां गए जी, यूरोपियन यूनियन, G7, नेटो में फेल। जब नेटो में भी फेल हुआ, ये लुटनिक से भारत की तरक्की देखी नहीं जाती। मोदी नीति के सामने ये परेशान हो गया है। इसने कल एक स्टेटमेंट दिया, इसने कहा जी ऐसा है कि अमेरिका ये जो कॉर्न प्रोड्यूस करता है, ये होता है जी हाइब्रिड कॉर्न, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉर्न। हमारे यहाँ एक कॉटन की वैरायटी अलाउड है पूरे भारत में, उसके अलावा कुछ अलाउ नहीं करते। उसमें भी कोई बहुत अच्छे रिजल्ट हमें नहीं मिले। मतलब मान लीजिए 1 बीघा जमीन में अगर हमारा यहाँ का किसान मान लीजिए 10 टन कॉटन ये मक्का उगाएगा, तो वहां का, बिकॉज वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, तो वो 100 टन उगा लेगा। यानी कि उसकी कीमत हमारे किसान से सस्ती होगी, ये समझिए आप। तो अब ये लुटनिक साहब कह रहे हैं, ये इतना बड़ा अनपढ़ है, इतना बड़ा ये नासमझ है आदमी, मतलब शायद इन्हें लगता है गोरा रंग होने से मतलब ना वो बुद्धिमत्ता का सर्टिफिकेट भी मिल गया। वो कह रहा है कि भाई ऐसा है कि भारत हमसे कुछ नहीं खरीदता, भारत हमसे मक्का नहीं खरीदता। अब मैं आपको बता दूं, भारत हम मतलब एक तरफा ट्रेड है। आप और हम जाते हैं ट्रेड डिफिसिट कितना, इनकी कंपनी यहां से 60 से 95 बिलियन का व्यापार करती है, पैसा अमेरिका ले जाती है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अब लुटनिक के स्टेटमेंट पे आएंगे। इसने कहा जी भारत हमसे एक बोरी मक्का नहीं खरीदा, और भारत को मक्का खरीदना पड़ेगा अगर ट्रेड डील चाहिए। साथ में की भी थी, मक्का खरीदना पड़ेगा ट्रेड डील से। मक्के की परिस्थिति की बात करें, भाई मां परमात्मा की कृपा, भारत तो मक्के में सेल्फ सफिशिएंट है। भारत दुनिया का 5th बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉर्न है, 5वां बड़ा। भारत करीब 20 कंट्रियों को एक्सपोर्ट करता। अबे खोते
अगर हम 20 कंट्रियों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो तेरे से क्या इंपोर्ट करेंगे? एग्जैक्टली। ये देखिए जिद क्या है, जिद समझिए, निशाना कहां पे? निशाना है हमारे किसान की कमर तोड़ना, निशाना है मोदी सरकार को हिलाना, निशाना है भारत में अराजकता लाना। ये क्या की बात होगी कि अगर तुम हमसे मक्का नहीं खरीदोगे तो हम ट्रेड डील नहीं करेंगे? भाई अगर मान लीजिए मक्का खरीदने भी लगे, कितने का खरीदेंगे? कुछ भाई 200-300-500 मिलियन का खरीदेंगे। 500 मिलियन की क्या औकात है 500 बिलियन डॉलर की ट्रेड डील के सामने? कुछ भी नहीं। बट समझिए यहां मुद्दा राजनीतिक है, यहां मुद्दा है कि मोदी सरकार को कैसे हिलाया जाए, एक किसान आंदोलन टाइप एक उपद्रव या एक अराजकता की परिस्थिति कैसे शुरू की जाए, और भारत का जो किसान है उसकी कमर कैसे तोड़ी जाए। भारत के किसान के घर में चूल्हा ना जले, अमेरिका के किसान के घर में चूल्हा जले। आप बोलोगे सुमित भाई ये क्यों कह रहे, मैं बताता हूं। उसने एक स्टेटमेंट दिया, कह रहा जिस स्टेट से मैं आता हूं भाई वहां का हमारा किसान बैंकरप्सी पे है, अगर एक और फसल उसकी नहीं बिकी तो वो कहीं ना कहीं बैंकरप्ट हो जाएगा। तो मैं पूछता हूं लुटनिक से, क्या तुम्हारे किसान के घर में चूल्हा जलाने के लिए, क्या तेरे किसान के घर में भाई बर्गर और ये पिज्जा बने, हम अपने किसान की रोटी बंद कर दें, हम अपने किसान की दाल रोटी बंद कर दें? तुम्हारा किसान बैंकरप्ट ना हो, तुम्हारा किसान अमीर रहे, उसके पास अय्याशी का सामान, और मेरे किसान को घर में खाना ना मिले? मतलब तुम कह रहे हो कि अगर मक्का नहीं लिया, मेरे किसान की उन्नति नहीं हुई, मैं तुम्हारे साथ ट्रेड डील नहीं करूंगा? ये क्या है? ये अमेरिका का पॉलिटिकल ब्लैकमेल है, इसे मैं कहता हूं राजनीतिक ब्लैकमेल। ये कोई ट्रेड डील नहीं है मोनिका जी, ये राजनीतिक ब्लैकमेल है। कल को मैं, माफ कीजिएगा, अगर कल को अमेरिका में घोड़े की लीथ ज्यादा आने लगी, बोलो कि घोड़े की लीथ हमसे खरीद लो नहीं तो मिसाइल देना बंद कर देंगे। क्या मतलब है? तुम कुछ भी होगा नहीं होगा वो तुम्हारी मर्जी। मेरा किसान अपने देश के लिए उगाता, पूरे विश्व के लिए उठाता, उसके घर में चूल्हा जलेगा और जलता रहेगा। क्या हम उसके घर में चूल्हा बंद करके तुम्हारी अय्याशियों के लिए तुम्हें पैसा दे? तुम्हारा मक्का हम क्या करेंगे खरीद के? भाई हम 20 कंट्रियों को मक्का एक्सपोर्ट करते हैं। इंडिया दुनिया का 40% खाना कंट्रोल करता है। अभी 40% दुनिया में उगने वाला खाना भारत में उगता है, हमारा किसान उगाता है। और तुम उसी किसान के माध्यम से उसी किसान के घर में राजनीति करने चाहते हो, और उसी किसान के माध्यम से मोदी को घिरना चाहते हो। मुझे बताइए इसमें लॉजिक क्या है? इसमें कोई लॉजिक नहीं है। अब बिल्कुल इलॉजिकल बात है कि लुटने को नहीं पता हम लगभग 20 कंट्रियों को एक्सपोर्ट करते हैं, उसे नहीं पता हम सेल्फ सफिशिएंट है, उसे नहीं पता फिफ्थ बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कौन है। हम नंबर 1 भी बन सकते हैं, हमारी आवश्यकता नहीं है जी। हमारी आवश्यकता चावल और गेहूं की ज्यादा है, ऐसा नहीं हम नंबर 1 नहीं बन सकते, पर हमारी आवश्यकता नहीं। भाई हमारे किसान में, हमारी धरती में बहुत दम है, चाहे तो नंबर 1 भी बन सकते हैं। नंबर 1 इसलिए क्योंकि मक्का हमारे इतनी खपत नहीं है। और मैं आपको याद दिला दूं, ये वही लोग हैं जिन्होंने अमेरिका में, वहां में खाना ही उगाने नहीं देते, उन्हें कहते थे मक्का उगाओ। क्यों? हमारी जो गाय है यहाँ पे, जो मैकडोनाल्ड वगैरह में जो भी इनका होता है, भाई इनको जो गाय, उसका जो फिर वो स्टेक बनेगा उसमें ज्यादा जूस आएगा। जब आप अमेरिका आके बच्चे के मुंह से खाना निकालोगे, उसे खाना नहीं दोगे, बोलोगे मक्का होगा ताकि मेरा बीफ बर्गर बड़ा जूसी बने, तो आपको क्या लगता है कर्म आपके पास वापस नहीं आएगा? आपको क्या लगता है मैं फ्री खाया? आपको क्या लगता है कि आपके हमारे यहाँ आपकी चलेगी? आपको क्या लगता है कल आप हमें बताओगे क्या हुआ ना क्या नहीं हुआ ना? मैं आपको एक विडंबना बताता हूँ मोनिका जी, अफ्रीका में जमीन बड़ी उपजाऊ है, खाना नहीं है। पूछो क्यों? इन्होंने जमीनों पे कब्जा करके कहीं मक्का, कहीं कुछ उगा रहे। तो अफ्रीका का गरीब कहता भाई साहब मेरे खाने का क्या हुआ, दाल कहां से आएगी, चावल कहां से? टेंशन मत लो, अमेरिका बहादुर तुम्हें देगा। यानी कि दाल, चीनी और चावल, यानी कि दाल चावल हम तुम्हें भेजेंगे, पर हमारी बर्गर के लिए जो हमें रॉ मटेरियल चाहिए वो तुम उगाओगे। ये देखिए क्या विडंबना। इसे हिपोक्रेसी नहीं कहते, इसे दोगलापन नहीं कहते, तो क्या कहते हैं? और इसका एक और अध्याय भी है। आज जो हम MH1 पे बातें करते थे मोनिका जी, आज उसकी पुष्टि खुद रशिया से हुई। रशिया के विदेश मंत्रालय ने आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जारी किया है। उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ हैं, भारत की और हमारी दोस्ती दशकों पुरानी, वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और उन्होंने कहा हम जानते हैं कि अमेरिका कहीं ना कहीं ये जो भारत और रशिया की अटूट दोस्ती है, अनकंडीशनल फ्रेंडशिप है, इसको तोड़ने के लिए सारी कवायद की गई, भारत को तोड़ने के लिए सारी कवायद की गई। और मैं आपको कह रहा था जब से इन्हें RIC देखा, रशिया, इंडिया, चाइना, ये उसकी बातें करो। और एक और चीज आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट है, कल ये चाइना को गाली दे रहे थे ना, कल ये चाइना को गाली दे रहे थे, 100% टैरिफ लगाए, चाइना ने जवाब दिया। आज ये यूरोप में बैठ के, आज के दिन में अभी ये यूरोप में बैठ के अमेरिका की डेलीगेशन चाइना की डेलीगेशन से ट्रेड डील की बातें कर रही है जी। अभी हो रही है जब हम हमारा शो चल रहा लाइव। तो बताइए ये सफेद झूठ नहीं है, ये हिपोक्रेसी नहीं है, दोगलापन नहीं, इसे डबल स्टैंडर्ड्स नहीं कहेंगे, इसे आप काला झूठ या सफेद झूठ नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? मतलब फिर कल ड्रामा हो रहा था। कल जो तुम कह रहे थे चाइना पे 100% टैरिफ लगाना, आज तुम भैया बाकायदा मैड्रिड में बैठ के
टेबल के आर पार ऐसे व्यापार की बातें हो रही है। मतलब क्या सच माने डोनाल्ड ट्रंप तुम्हारे बारे में, क्या सच माने तुम अमेरिकन उसके बारे में क्या सच माने? मतलब तुमसे मुझे लगता तुम्हारी हाइट से बड़ा तुम्हारे झूठ का एक पहाड़ है, तुम्हारी हाइट से ज्यादा तुम्हारा झूठ है। ये एक वास्तविकता है जो चाइना के परिप्रेक्ष्य में कल करे, फिर आज काहे को बैठे मैड्रिड में? कौन सी ट्रेड डील की बातें हो रही है? क्यों ट्रेड डील कर रहे हो उनसे? ये देखिए इनका वही है, चित भी हमारी पट भी हमारी, हम दुनिया को चलाएंगे। ये भारत के सामने फेल होते आ रहे हैं और होते रहेंगे। और मैं इनको एक चीज बता दूं जाते जाते, भारत के किसान का हित कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। भारत के छोटे व्यापारी का हित, भारत के डेयरी फार्मर का हित, भारत का जो जनमानस है उसका हित कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ट्रंप आते रहेंगे जाते रहेंगे। अगर 1000 साल का इस्लामिक इन्वेजन नहीं जुगा पाए तो ट्रंप की राजनीति जुगाएगी क्या? ये जरा समझ ले अमेरिकन। बिल्कुल। और सुमित जी, इसीलिए शुरुआत में मैंने कहा कि ट्रंप साहब अपनी भत नहीं पिटवा रहे बल्कि पूरे अमेरिका को रुसवा कर रहे हैं, और एक बार नहीं बल्कि कई बार वो अपनी ही जुबान से पलटे। इसलिए बहुत मुश्किल है अब ट्रंप साहब पे भरोसा कर पाना। सुमित जी, अगर अरब वर्ल्ड की बात करें तो तमाम समीकरणों को आप बखूबी समझते हैं। इजराइल के खिलाफ क्या होता आपको नजर आ रहा है? क्या कतर पर हमला करके इजराइल ने जो लाइन है उस लाइन को भी अब क्रॉस कर दिया है? देखिए इजराइल के परिप्रेक्ष्य में, आप इसराइलियों के साथ मेरे बड़े अच्छे संबंध रहे हैं, कुछ मित्रताएं भी रही है, और उनके जो पुराने एम्बेसडर साहब यहाँ थे, निहार गिलॉन साहब, एक अच्छी हमारा बातचीत होती थी। मैं पब्लिक फोरम पे बोल रहा हूँ आज। तो एक इसराइल के बारे में एक बात समझिए, वो क्षेत्र ऐसा है मोनिका जी, अगर आप ईरान हो, इराक हो, कोई भी हो, आप बंदूक नीचे रखिए 48 घंटे कुछ नहीं होगा। अगर इसराइलियों ने 48 घंटे बंदूक नीचे रखी तो इसराइल ही नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा, खत साफ हो जाएगा। तो इसराइल के पास मुकाबला करने या लड़ने के खिलाफ विकल्प नहीं है। ये उस क्षेत्र ये ऐसे ही चलता है। अब इसराइल ने कतर में जाके हमला किया, कतर में जाके हमला किया तो हमास के लोग मरे। हमास के लोग जब मरे तो 3 थ्योरिया फ्लोट हुई जो हमने MH1 पे डिस्कस की, अपने दर्शकों को बताई। अब जब ये थ्योरिया चली तो यहाँ सऊदी अरब ने तंज कसा। सऊदी अरब ने बोला यार तुम तो पहले कहते थे हमारे पास जहाज नहीं, तो जहाज तो तुम्हारे पास माशाल्लाह बड़े उच्च स्तरीय आ गए, अब तो तुम्हारी एयरफोर्स कहाँ थी? तो जब सऊदियों पे सवाल आया यार तुम्हारे ऊपर से इजरायली उड़ गए, तुम कहाँ थे? उन्होंने कतर पे वार किया। मतलब भाई तुम्हारे यहाँ जो एयरफोर्स थी वो क्या कर रही थी? तो कहीं ना कहीं अरब लीग में एक बात चली कि इनकी अमेरिकन के साथ साठगांठ थी और अमेरिकन ने इसराइल को ये करने दिया। अब ये मसला बढ़ गया। अब ट्रंप के 3 स्टैंड आए। पहले कह रहा जी, उसकी प्रेस सेक्रेटरी कह रही मुझे पता है, हमें पता था। ट्रंप कह रहा मुझे नहीं पता। फिर ट्रंप ने कहा हाँ हमें पता लगा, पर जब हुआ था उसके 2 मिनट बाद बताया। ये इनका स्टैंड था। अब एक मीटिंग हुई है फ्राइडे को जिसके बारे में दुनिया को नहीं पता था, हमें कल ही पता लगा है। ये मीटिंग हुई थी हमारा फ्राइडे, उनका हमारा सैटरडे, उनका फ्राइडे मतलब। तो ये मीटिंग हुई थी। ये शेख अल तयानी साहब ये उठ के चले गए, प्राइम मिनिस्टर, ये उड़ के चले गए सीधा अमेरिका। अमेरिका में इनके ट्रंप के साथ एक प्राइवेट मीटिंग हुई जिसके बारे में अमेरिका ने पहले बताया नहीं। जब ये प्राइवेट मीटिंग हुई तो उसमें यह माना जाता कि शेख साहब ने कहा देखो भाई साहब ये तो रेड लाइन क्रॉस हो गई, और याद करो ट्रंप बाबू आपको $400 मिलियन यानी कि 3500 करोड़ का जहाज भी दिया है। यार जहाज देने के बाद मतलब हजम कर गए, बिल्कुल ही मतलब टॉफी समझ के खा गए, बिल्कुल ही हजम कर गए, डकार भी नहीं ली। भाई यहाँ लोग हमारे पे आरोप लगा रहे, कह रहे हम यहूदियों के पार्टनर हैं। अब वहां उस दुनिया में यहूदियों का पार्टनर होना बड़ा लफड़ा है। यार हमें तो यहूदियों का पार्टनर बताया जाता, आपने तो हमें बड़े धर्म संकट में डाल दिया। तो ट्रंप ने कहा टेंशन मत लो अभी करते। तो सुना कि ट्रंप ने फोन लगाया बेंजामिन नेतन्याहू को। अब ये पहले नेतन्याहू ने फोन नहीं उठाया। आप जानते मोदी जी को 4 बार फोन किया था, मोदी जी ने फोन नहीं उठाया ना इसका। भाई बेवकूफ लोग का फोन नहीं उठाते ना, जब भाई हमारे पास यही काम थोड़ी ना। अब नेतन्याहू ने पहले इसका फोन नहीं उठाया, जैसे तैसे नेतन्याहू कॉन्टैक्ट हुए। तो बोला ये शेख साहब बैठे हैं जरा बात करो। तो बात हुई तो नेतन्याहू ने बोला देखो भैया ऐसा है, हमने कतरियों को कोई नहीं मारा, हमने कोई मुसलमान अगेंस्ट हमारा एजेंडा नहीं है, वो आतंकवादी थे, हमने उनको जाके मारा, और जहां भी अगर फिर होंगे, फिर भी कहीं मिलेंगे, हम फिर मारेंगे। तो उस फोन पे बड़ी गहमा गहमी हो गई, मतलब बहुत बातचीत बिगड़ गई। तो जब ये फोन रखा जाता तो बेंजामिन नेतन्याहू कहते ट्रंप साहब जो आपके बस का जो करना करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और याद कीजिए उसी के अगले दिन उसने वो E1 वाला प्रोजेक्ट पार कर दिया जिसमें अब पैलेस्टीनी स्टेट बन ही नहीं सकता। ये उसके पहले की बात थी जो पब्लिक फोरम में नहीं आई थी। यहां इतनी गहमा गहमी हो गई और कतर के सामने इनकी नाक कट गई। अब जानते ट्रंप हर चीज अपने फेस के लिए करता है, अपनी इज्जत के लिए करता है, मेरा उसका अहम सबसे बड़ा है। जब ये परिस्थिति इतनी खराब हुई तो इसको लगाया यहाँ तो मामला खराब हुआ। अच्छा कतर वालों को भी लगाया, मतलब भाई 3500 करोड़ का गिफ्ट भी पानी में गया। तो कतर के प्रधानमंत्री अल थयानी साहब तो उठ के आ गए वहां से।
यहाँ इसराइल के साथ इतनी परिस्थिति खराब हुई, मार्को रूबियो यानी कि इनके विदेश मंत्री को फटाफट भगाया इसराइल, कह रहा भैया जहाज ले और इसराइल निकल। तो इसराइल गए, अपनी बीबी को लेके पहुंचे। अब मार्को रूबियो है कैथोलिक क्रिश्चियन, ठीक है जी। ये जी। क्यूबन, इनके पेरेंट्स इमिग्रेंट्स हैं, उनके ये पुत्र है, अमेरिका में पैदा हुए, अच्छे व्यक्ति है। अब जब ये पहुंचे तो बेंजामिन नेतन्याहू से मिले। बेंजामिन नेतन्याहू को बोला भाई मैं यहाँ पे होस्टेजेस की बात करने आऊँ, होस्टेज मात्र 20 जिंदा है, अब युद्ध कैसे होगा उस पर बात करने वाला हूँ। कहता यार आप तो पता ही युद्ध क्या, हम तो गाजा में आगे चल रहे हैं। और उन्होंने बोला ये जो इसराइल और अमेरिका के बीच दूरियां हुई इसको खत्म करना है, क्योंकि ट्रम्प को लगा यार चाइना में अपना इफेक्ट गया, भारत पे अपना इफेक्ट गया, वेनेजुएला पे गया, नॉर्थ कोरिया पे गया, ऐसा भी एक बचा कुचा इसराइल है थोड़ा बहुत, इस पे भी बेंजामिन नेतन्याहू ने ठिंगा दिखा दिया भाई जो तेरे बस का कर ले। तो कह रहा है मैं आपसे रिलेशन सुधारने। तो बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा ठीक है सुधारिए साहब। ज्यूज में एक वो छोटी टोपी सर पे लगाते हो, आपने देखा होगा, और ये प्रेयर के लिए जाते हैं, तो वो लेके बेंजामिन नेतन्याहू को गए वेस्टर्न वॉल। वेस्टर्न वॉल एक ज्यूइश सभ्यता में बहुत इंपॉर्टेंट स्तंभ है, मतलब उनका जो सेकंड टेम्पल की एक रिमेनिंग वॉल है, मान लीजिए उनका मदीना मक्का ऐसा कह सकते। हाँ। तो ये वहां गए, तो वहां दीवार को ऐसे छूना होता, तो मार्को रूबियो वही ज्यूइश टोपी लगा के गए, जबकि वो कैथलिक है। जबकि कैथलिक में भी इसका थोड़ा बहुत लेना देना है, बट इतना नहीं। ऐसा माना जाता है जीसस क्राइस्ट वहां से गए थे, उनके चरण वहां से चले थे, तो वो रेलेवेंस है। तो मार्को रूबियो गए और इन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू के साथ वहां प्रेयर की, और इसकी फोटो निकली और प्रेस को दी गई, यानी कि भाई ये बिल्कुल हमारे साथ है अमेरिका, ऐसा नहीं कि मतभेद हुआ। अब ये फोटो जाके अरब वर्ल्ड में दिखी कि भाई वो ज्यूइश टोपी लगा के वेस्टर्न वॉल को छू रहे, और वहां उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया बेंजामिन नेतन्याहू ने, जब मार्को रूबियो साथ थे। कोई पाकिस्तान वाला दोहराया, कहता यार पाकिस्तान में अमेरिका गया तो ऐसा थोड़ी किसी ने बोला क्यों गया, अफगानिस्तान में गया क्यों गया, आतंकवादियों को मारने गया, हम भी वही करने। तो यानी कि इसराइल ने अपना स्टैंड नहीं बदला, मार्को रूबियो अब बाजू में खड़े हैं, ये अब दूर की बात नहीं है। अब ये समाचार पहुंचा अरब वर्ल्ड में, भाई यहां तो गेम पलट गया। अरब वर्ल्ड ने मंडे को बुलाई मीटिंग, यानी कि कल कतर में, बोला जितने अरब देश है, जितने मुसलमान देश है, अब आके आइए अरब, दोहा में आइए। दोहा में अल थयानी साहब जो वही व्यक्ति है जो प्रधानमंत्री है, जो ट्रंप से मिले थे, अब इसी मीटिंग के चेयरमैन बने। तो उन्होंने दो तीन चीजें बोली, बोला भाई साहब ऐसा है, वर्ल्ड को डबल स्टैंडर्ड छोड़ने चाहिए, इसराइल को पनिश करना चाहिए। दूसरी बात, हम ये जो हुआ है हम इसको लाइटली नहीं लेते, हम इसको भाई इसका बड़ा विरोध करें, और हम इस और जो कतर है वो एक्शन ले सकता है। अब शेख साहब जो उनके बॉस हैं, उनका कहना है नहीं जी हम लीगल एक्शन लेंगे, हम कोई मिलिट्री एक्शन नहीं लेंगे। अल थयानी साहब कह रहे हैं हम दोनों कर सकते हैं। तो यहां थोड़ा मतभेद दिख रहा है, क्योंकि वहां जो बाकी देश थे उन्होंने कहा भाई साहब आप कर क्या रहे हो, आपके तो घर में अंदर घुस के मार गया इसराइल, और इसराइल रुकेगा नहीं, आप कुछ नहीं करोगे तो इसराइल आपके आ जाए, कल वहां आएगा, कल वहां आएगा, इसराइल नहीं रुकने वाला। और नेतन्याहू का क्लियर स्टेटमेंट था मैं नहीं रुकूंगा, मार्को रूबियो के बचपा करूंगा। अब यह गेम थोड़ा पलट गई। अब ये सारे निकल गए, ये थोड़ा यहाँ मिडिल ईस्ट में ड्रामा वामा बहुत होता है, मुसलमान यूनिटी वगैरह को लेकर बहुत ड्रामे होते हैं, यहाँ पे यूनिटी है नहीं। अब ये निकल गए, तो ईरान ने एक दाव चलाया। ईरान के एक पार्लियामेंटेरियन है, उनका नाम है मुस्तफा ज़हैरी। मुस्तफा ज़हैरी ने बोला भाई ऐसा, अब भाई कतार कह रहा है कि हमें बदला लेना है और मतलब रिटेलिएट करना है, तो ऐसा करो ये अमेरिकनों को उठा के कतार से बाहर फेंक दो, और हम तुम्हें ईरान के मिसाइल देते हैं, हम तुम्हें फतह हाइपरसोनिक मिसाइल देते हैं, और IRGC वो तुम्हारे यहाँ लगा देगा, तुम उससे मुकाबला करो। और ईरान का मिलिट्री चीफ कह रहा कोई बात नहीं, अगर कतार पर हमला होगा हम ईरान को बचाएंगे। तो अब आपको लगेगा यार पूरा इस्लामिक वर्ल्ड साथ आ रहा है, तो बड़ी यूनिटी की बातें हो रही है। पर मैं आपको यही याद दिला दूं, मक्का शरीफ में, मदीना में लगे हैं पेट्रियट मिसाइल्स इंटरसेप्टर्स। किससे लगे हैं? पहले मक्का पे हमला हो चुका होतियों द्वारा, मक्का पे होतियों द्वारा, क्योंकि होती शिया है और मक्का सुन्नियों की आस्था का केंद्र है, इस पे हमला इन्होंने किया था। अब ये सऊदियों ने पेट्रियट जो अमेरिकन डिफेंस सिस्टम लगाया, और उसकी फोटो बाज़ाब्ता उन्होंने दिखाई थी MDS साहब ने, कह रहा हमने लगाया मक्का मदीना को प्रोटेक्ट करने के लिए। किसके मिसाइल से? इसराइल के नहीं, न यहूद के, न हनूद यानी कि हम, न क्रिश्चियन, कि ये यमन के होती है मिसाइल न चलाए। अब होतियों का कंट्रोल किसके पास है होने का जी? ईरान के पास। अब देखिए यहाँ कितनी राजनीति हो रही है। अगर आज कतर अमेरिकनों को निकालता है और ईरान को लाता, कल को ईरान बोलेगा भाई मेरी जमीन है, तू कौन, चल निकल यहां से, चल निकल यहां से। ये यहाँ आपस में बड़ी रंजिशें होती है, आपको लगेगा बड़ी दोस्तियां एरिया हो रही है, पर इसे कहते हैं मौके पे चौका मारना। तो यहाँ परिस्थिति जो है थोड़ी थोड़ी अब मतलब ना थोड़ी थोड़ी एस्केलेट होने लगी, कि बेंजामिन नेतन्याहू का स्टैंड नहीं बदला, और मार्को रूबियो का वहां जाना मतलब उसको रिएट्रेट करता। दो ट्रंप का स्टेटमेंट आया था भाई कतर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट अलाई, अगली बार इसराइल को बड़ा संभल के बहुत बहुत केयरफुली उसके साथ रहना पड़ेगा। पर अगर आपकी बात ट्रंप साहब ये है, तो मार्को रूबियो वहां क्या कर रहे हैं? तो मार्को रूबियो वो वेस्ट वॉल क्यों जा रहे हैं?
मार्को रूबियो आपके बाजू में खड़े तो बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे मैं फिर वही करूंगा जो मैंने पहले किया था। और अगर ये सब हुआ तो अरब लीग की मीटिंग बुलाने की क्या जरूरत थी? अब ईरान अपनी राजनीति कर रहा है, ईरान कह रहा है देखूंगा यार समीकरण कैसे बन रहे हैं, मैं अपनी राजनीति करूंगा। अब समझिए ये सारा क्षेत्र जो है इसमें अंदरूनी करंट्स बहुत है, इंटरनल करंट्स। जो बाहर दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं, जो है वो होता बताते नहीं। बट ओवरऑल एक जो ज्वालामुखी जैसी परिस्थिति है वो बन रही, क्योंकि गाजा में इसराइल की एक्टिविटी और जारी है। गाजा में इसराइल और आगे जा रहा है, जिसको लेके कहीं ना कहीं अरब वर्ल्ड में आक्रोश है। और यूरोप ने काफी रिलीफ मटेरियल भेजा है, जो इसराइल कह रहा है हम तब अंदर आने देंगे जब हमें ये मतलब बिल्कुल उसका उपयुक्त समय लगेगा। पर अमेरिका ने फिर यहाँ घुटने टेक दिए, ट्रंप ने यहाँ फिर घुटने टेक दिए। और एक कहावत है मोनिका जी, कहते हैं ना खाया पिया चार आना गिलास थोड़ा 12 आना। मतलब 3500 करोड़ का जहाज ट्रंप साहब हजम करके टॉफी की तरह। एक और कहावत जो बहुत सटीक है यहाँ पर कि हाथी के दांत खाने की कुछ और दिखाने के कुछ। खाने के कुछ, बिल्कुल बिल्कुल। ये ट्रंप का आक्रोश ड्रामा सब दिखाने का होता है। बिल्कुल। सुमित जी, अल सीसी ने कहा कि अरब देशों की रक्षा के लिए जॉइंट अरब सेना बनाना जरूरी है। एक संयुक्त सेना बनाकर इजराइल को जवाब देने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या यह आइडिया वास्तविक रूप से धरातल पर उतरेगा और क्या अमेरिका इसकी इजाजत देगा? देखिए अभी ट्रंप की परिस्थिति मोनिका जी वीक है। ट्रंप वो वाली बात नहीं रही जो अमेरिकन प्रेसिडेंट में होती थी। ट्रंप तो अब मतलब मस्करा सा बन गया है। ट्रंप पे तो अब मीम्स बनते दुनिया में। ट्रंप अब जोक्स का पात्र बन गया है। जैसे वो एक बार वो चाचा चौधरी के चुटकुले चलते थे, तो आजकल ट्रंप के चुटकुले चलते हैं। भाई अब हुआ क्या है कि देखिए ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। पहले भी 6-7 अरब मुल्कों ने मिलकर इसराइल पे हमला करने की कोशिश की थी, पर इससे पहले वो इसराइल पे हमला करे, इसराइल ने सबको धराशायी कर दिया, खत्म कर दिया। इसराइल के पास एक स्ट्रैटेजी है मोनिका जी। इसराइल कभी ये नहीं मानता वो न्यूक्लियर है, पर इसराइल न्यूक्लियर है। और इसराइल ने एक बार कहा था कि अगर हम नहीं तो कोई नहीं। अगर मान लो कल को तुम सब लोग हम पे टूटते हो, भाई छोटा सा मुल्क है, सब लोग टूटते हो, तो वी विल यूज द न्यूक्लियर ऑप्शन। मतलब रेगिस्तान जो है ये फिर रेगिस्तान बनेगा, और आपकी बार रेडियो एक्टिव रेगिस्तान बनेगा। समझ रहे ना, पूरा ये क्षेत्र रेगिस्तान है बेसिकली। रेगिस्तान फिर रेगिस्तान बनेगा, और आपकी बार न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव रेगिस्तान बनेगा। मतलब आदमी तो दूर की बात है मोनिका जी, वहां घास का तिनका नहीं उग सकता फिर। तो बोले भैया अगर ये करना है तो आ जाना, सब हम देख लेंगे। मतलब इसराइल नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा। मैं कहता हूँ मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी सिक्योरिटी है इसराइल, अमेरिका की सबसे बड़ी सिक्योरिटी इसराइल, यूरोप की सबसे बड़ी सिक्योरिटी इसराइल। इसराइल वो बांध है जिसने बहुत कुछ पीछे रोक रखा। अगर ये बांध हट गया तो ये अमेरिकनों की और यूरोपियनों की वाट लगने वाली, और जो पूरा मिडिल ईस्ट है इसका नक्शा परमानेंटली बदलेगा। क्योंकि अगर इसराइल नहीं बचेगा तो कोई भी नहीं बचेगा, ये सब जानते हैं वहां पे। बाकी थोड़ा बहुत ये युद्ध वुद्ध 2-4 यहाँ मरे 2-4 वहां मरे, वो सब चलता रहता है। मिडिल ईस्ट की वो भूमि ऐसी है, क्योंकि उस भूमि की तासीर ही ऐसी है। बिल्कुल। भाई एक मोनिका जी कहावत के मुझे एक बड़े मुसलमान विद्वान ने एक बार समझाया था श्रीलंका में। उसने बोला सुमित जी आपको पता हमारे यहाँ का इस्लाम और वहाँ का इस्लाम अलग क्यों? मैंने कहा नहीं बताइए। कह रहा सुमित जी हमारे यहाँ से 1000 साल से फसल उगा रही है। फसलें उगती है ना, तो रोग का दाल रोटी व्यवस्था, दूध घी मक्खन, दाल रोटी होगी, आदमी शब्द है। कह रहा वहां 30 साल पहले तक भी फसल कुछ नहीं उगती थी, तो या तो जीता वही था जिसके पास खाना और पानी था। तो उस धरती की तासीर, उस धरती की प्रवृत्ति, वहां की राजनीति कंप्लीटली अलग है। यहाँ हजारों साल से फसल उग रही है, यहाँ की राजनीति, यहाँ की धरती अलग है। इवन यहाँ का इस्लाम और वहां के इस्लाम में आसमान जमीन का फर्क है। ये नहीं है, बहुत डिफरेंट है ये, क्योंकि मैंने दोनों को करीब से देखा, एंटायरली डिफरेंट है जी। और यही बात हाल ही में अभी अमेरिका का न्यूज़ चैनल देख रही थी मैं, वहां पर एक राजनीतिक विश्लेषक को सुना मैंने, उन्होंने इसी बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा अंतर है, और जो कि आपने ट्रंप साहब की बात कही, उन्होंने इसी बात को दोहराया था कि मुझे नहीं लगता कि आने वाले वक्त में उनकी बात को कोई गंभीरता से लेगा भी, खासतौर पर भारत और चाइना में। बिल्कुल, देखिए अभी जो भारत और चाइना के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, भारत अपनी जो रणनीति है वो चला रहा है। भारत सबसे बेहतरीन डिप्लोमेसी का भी प्रदर्शन कर रहा है, सबसे बेहतरीन, दुनिया में सबसे बेहतरीन। भारत दबता नहीं है, भारत दबाता भी नहीं है, भारत सुनता नहीं है, भारत सुनाता भी नहीं, भारत अपना काम कर रहा है। देखिए ट्रंप कहाँ कहाँ फेल हुआ। अगर मोनिका जी पिछले 72 घंटों का अध्ययन करे, यार तुम यूरोपियन यूनियन में फेल हुए, तुम G7 में फेल हुए, तुम नेटो में फेल हो गए, अब तुमने नया पैंतरा चल दिया लुटने वाला, यहाँ भी फेल हो जाओगे। खैर तो जाहिर सी। अब सोचिए कोई राष्ट्रपति हर 24 घंटे में उसका एक एक पैंतरा फेल हो रहा है, हर 24 घंटे में एक एक पैंतरा फेल हो रहा है। तो मतलब जिस यूरोप को वो अपना बैकयार्ड मानता था, आज बाय द वे आज कह रहा है यूरोपियन मेरे दोस्त हैं, कल तक तो ऐसा नहीं कहता था।
यूरोप तुम्हारा बैकयार्ड था, तुम्हारा क्षेत्र था, तुम्हारा वर्चस्व चलता हुआ था वहां पे, हमारा वहां सिक्का चलता है। भाई ये जो लुटने की आप जलन नहीं देख रहे कि 140 करोड़ का देश है। भाई 140 करोड़ का देश है, ये इकोनॉमी की ताकत है, भारत के युवा की ताकत है, भारत के किसान की ताकत है, बिल्कुल। भारत की मदद करने की क्षमता की ताकत है, जो आप हमसे नहीं ले सकते, सनातन धर्म की ताकत जो आप हमसे नहीं ले सकते। और तुम्हारा क्या भैया, तुम्हारा ट्रम्प के तो खुद लोग आए थे आयरलैंड से, वो तो कहता मैं आधा आयरलैंड हूँ। भाई मेरे माँ बाप आयरलैंड से आए थे, यहाँ तो हम आप क्या हम क्या, हमारी तो कहीं पुरखे के पुरखों के पुरखों के पुरखों की मिट्टी जमीन में है। यहाँ राइट। ये कोई धरती थोड़ी ना, जमीन थोड़ी, ये तो हमारी माँ है। जिस धरती में हमारे पुरखों की राख हो वो तो हमारी माँ है। तुम्हारे लिए तो एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है, हमारे लिए माँ है। और जितने हम अपनी माँ का सम्मान करते हैं उतनी देश भारत माता का भी सम्मान करते हैं। ये इन चीजों को बर्दाश्त नहीं होता, ये नेशनलिज्म इन चीजों को बर्दाश्त नहीं होता। इनके लिए तो हर चीज व्यापार है, हर चीज व्यवसाय है, अय्याशी है जी। अब मैं कहना नहीं चाहता ये लास वेगस वगैरह, मैं तो खैर मैं गया हूं, अंदर क्या है वहां, मतलब अय्याशी और पूरा तमस। मतलब पूरे तमस के अड्डों को आपने अमेरिका का कीर्तिमान बना दिया, ये है अमेरिका। अगर लास वेगास अमेरिका है तो भाई हम तो, हमारा क्या कहते हैं ना, हमारा सहारनपुर बहुत बढ़िया है। मैं तो यही बोलूंगा, मतलब इसका कोई मतलब नहीं। हमारे यहाँ क्या है, राम मंदिर, काशी विश्वनाथ, हाँ, हर की पेड़ी, हमारे यहाँ बद्रीनाथ, केदारनाथ, वहां क्या है, लास वेगास। कुछ सोचिए, मतलब कहाँ वो, कहाँ हम, धर्म कर्म के इस गणित में वो हमारे आसपास भी नहीं आते। ये तो मैंने 100% देखा मोनिका जी, बिल्कुल। बिल्कुल आसपास भी और नहीं आते। यही हमारी ताकत भी है। सुमित जी, आपको इजराइल की मंशा क्या नजर आती है? एक तरफ गाजा में हमले, दूसरी तरफ इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने कहा कि अब कोई फिलिस्तीनी देश नहीं होगा। ये बहुत बड़ा बयान है। बिल्कुल। देखिए इसराइल की मंशा मैंने पिछले जब ये युद्ध शुरू हुआ था 2.5 साल पहले, मेरी कुछ लोगों से वहां बात हुई थी, काफी निकट तो मेरे संबंध है। तो उन्होंने मुझे एक चीज जो मुझे उनसे बात करके समझ आया था, मैंने ये डिक्लेयर किया था, इसराइल 1 इंच जमीन नहीं छोड़ेगा। वो अब भी वो वीडियो कहीं ना कहीं यूट्यूब पे होंगे, टीवी चैनलों के वीडियो तो वीडियो यूट्यूब पे आ ही जाते हैं, वो आपको लाइन मिलेंगे। मैंने कहा इसराइल 1 इंच जमीन नहीं छोड़ेगा। पहली बार जब से इसराइल बना है मोनिका जी, वो घटता गया है, श्रिंक होता है। पहली बार इसराइल बढ़ रहा है। और बेंजामिन नेतन्याहू को यह पता है कि भाई ये अगर होगा तो मेरे टाइम में होगा, मेरे बाद कोई आया नहीं आया कुछ नहीं पता। अगर जो करना अभी करो, इससे ज्यादा आप पिट नहीं सकते, इससे ज्यादा आपके लॉस हो नहीं सकते, और इससे बढ़िया अवसर आपके पास जीतने का नहीं है। तो देखिए जब ये पैलेस्टीन स्टेट का भूत ही मर जाएगा, हाँ। तो फिर तो देखिए आपको तो फिर रिकंसाइल करनी पड़ेगी ना पोजीशन। देखिए अब भी और लोग आज के डेट में गाजा छोड़ छोड़ के जा ही रहे हैं। अब अरब लीग कुछ भी कहते रहे, इजिप्ट कुछ भी कहता रहे, पर किसमें दम है कि जाके इसराइल से भिड़े? बिल्कुल। दम तो किसी में नहीं है ना। अब 6-7 मुल्कों ने पहले कोशिश की थी मिलके, वहां भी पछाड़ दिया। और एक बात बताऊं मैं, अगर आज इसराइल चाहे, ऐसा कोई नेता, ऐसा कोई खिलाड़ी मिडिल ईस्ट में नहीं है जो इसराइल की पहुंच से बाहर है। ये फतह अल सीसी भी जानते हैं, ये किंग अब्दुल्ला साहब भी जानते हैं, ये MBS साहब भी जानते हैं, सब जानते और मानते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसा खिलाड़ी इस खेल में ऐसा नहीं है जो इसराइल की पहुंच से बाहर है। और इसराइल व्यक्तिगत हो जाता है, इसराइल बाद में इंस्टीट्यूशन पे तो आएगा, आपको भी नहीं छोड़ेगा। इसराइल अपना स्कोर 0 करता है। तो इसीलिए ये इसराइल से डरते हैं। अब मैं तो कई बार कहता हूँ यार, भाई आज की परिस्थिति है, गाजा में अगर एक बोतल पानी की भी घुसानी है तो उसके लिए इसराइल का अप्रूवल लगता है। भाई अगर आप 57 ममालिक में इतनी ताकत है तो घुस के दिखाओ ना इसराइल, बिना यहूदियों के अप्रूवल के घुस के दिखाओ। बोलो यहूदी कौन है यार, इतने से तो यहूदी हम घुसेंगे। हम तो भाई 1.2 बिलियन 1.5 बिलियन पीपल है, यहूदी तो ये 5 मिलियन 55-60 लाख है। तो घुस के दिखाओ, क्यों नहीं घुसता कोई? डर लगता है, नहीं टकरा पाएंगे, क्योंकि इनके पास ABCDEFGH तक प्लान होता है इसराइल के पास। और कहीं ना कहीं एक राष्ट्रवाद का अगर आपको एक प्रचंड उदाहरण देखना है, वो आप इसराइल में आपको देखने को मिलेगा। और आपको देखेंगे इसराइल में ये चीज है। तो इस राष्ट्रवाद से डरते हैं लोग, इस राष्ट्रवाद से घबराते हैं लोग। और जहां लोग अपनी अय्याशियों और वो क्या कहते हैं उसमें तमस में व्यस्त हैं, यहाँ राष्ट्र निर्माण का एक नया अध्याय मिलता है हमें इसराइल में पढ़ने को। जी। यानी सुमित जी, क्या रूस ने पूरी दुनिया को बारूद की आग में झुलसाने का एक प्लान बना लिया है? क्योंकि इस वक्त दुनिया का हर देश अलर्ट मोड पर है। देखिए रूस की स्थिति बिल्कुल क्लियर है। रूस की ना, पहले यहां तक पानी था, फिर यहां तक पानी, अब यहां तक पानी आ गया। तो रूस कह रहा है भाई अगर मेरे यहां तक पानी आ गया तो हम नहीं तो कुछ कोई भी नहीं। ये सिंपल सीधी सी बात है।
आप आदमी को तब तक शोषित प्रताड़ित कर सकते हैं जब तक वो सहन कर सकता है। राइट। जब उसे लगता है मैं ही नहीं बचूंगा, मैं ही नहीं, तो कोई भी नहीं बचेगा, तो बात खत्म। तो रूस ने पूरे यूरोप को प्रताड़ित कर रखा है। ये रूस कह रहा है मेरी लक्ष्मण रेखा ना लांघो, और यूरोप में अगर दिमाग हो, हम्म। नेटो फेल हो चुका है। नेटो किसी काम का नहीं, मेरा शुरू से मत था। नेटो एक टाइम था 20-50 साल पहले, शायद उनमें कोई दम था, हो गया अभी दब। बट आज की जियोपॉलिटिकल परिस्थितियों में मोनिका जी, आज के जियोपॉलिटिकल समीकरण में, देखिए नेटो में दम नहीं है। नेटो आज भी औपचारिक बातें करता है, नेटो आज भी हवा हवाई बातें करता है। आज भी ट्रंप ने नेटो को ये नहीं बोला मैं तुम्हें कितने हथियार दूंगा, मैं तुम्हारी कितनी मदद करूंगा, मैं तुम्हारे लिए क्या करूंगा, ये ट्रंप ने आज भी नेटो को नहीं बोला। ये नेटो अगर लड़ेगा तो किसके दम पे लड़ेगा? पैसा तो है नहीं जी नेटो के पास, हम्म। हथियार बनाने की क्षमता है नहीं, हथियार रखा है नहीं। अच्छा, आपको पता है नेटो में न्यूक्लियर कमांड नहीं है, न्यूक्लियर कमांड है ही नहीं नेटो में। यानी कि नेटो सिर्फ कन्वेंशनल युद्ध लड़ सकता, नॉन न्यूक्लियर। कल को ये युद्ध मान लीजिए, भगवान ना करे, प्रभु ना करे, अगर न्यूक्लियर चला गया तो कौन लड़ेगा नेटो के बेहाफ पे? अब नेटो के पास 3 देश है जिनके पास न्यूक्लियर असला है। अमेरिका हो गया आपका, यूके हो गया आपका, फ्रांस हो गया। अब जो उसको नेटो को मान लीजिए एटम बम देता है, तो रिटेलिएशन तो उसके देश पे भी आएगा ना। हम्म। मान लीजिए फ्रांस दे दिया तो रिटेलिएशन फ्रांस पे आएगा, इंग्लैंड देता तो रिटेलिएशन इंग्लैंड पे आएगा, और अमेरिका देता तो रिटेलिएशन अमेरिका पे आएगा। बाय द वे, इन तीनों कंट्रियों की हालत क्या है आप जानते हैं। अमेरिका की परिस्थिति क्या आपको पता ही है। फ्रांस में क्या हो रहा है, आईएमएफ के बैंक आउट बेल आउट पे जा रहा है। और बचा हम्म। यूके, यूके में तो लंदन के प्रोटेस्टों ने कियर स्टारमर की गद्दी हिला दी, तो उसकी वहां हालत खराब है। और वो आजकल क्या कर रहे हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप की ना अपनी जो किंग साहब हैं उनके साथ मीटिंगें रख रहे हैं। जो अब मतलब उनका जरा स्टैचर बढ़ा रहे हैं कि आप बड़े बड़े लोगों से मिलो, आप थोड़े खुश रहो ट्रंप साहब, ऐसा नहीं। एक ऐसा माना जाता है, लंदन में एक जगह है, इसका नाम है सिटी ऑफ लंदन। हम्म। सिटी ऑफ लंदन में ये मान्यता है कि डीप स्टेट का जो ग्लोबल हेड ऑफिस है मान लीजिए वही है। तो ये लंदन कोई नॉर्मल चीज नहीं है। ऐसी बात नहीं कि दुनिया के सारे जो अली बाबा लंदन ही पहुंचते हैं। ये अमेरिका नहीं जाते, फ्रांस नहीं जाते, पोलैंड नहीं जाते, हम्म। इटली नहीं जाते, सारे लंदन ही पहुंचते हैं। उसके कई सारे कारण है, पर लंदन में भी बड़ा जोल है जी। और एक कहावत है ना, दे लूटेड द होल वर्ल्ड एंड बिल्ड लंदन, लंदन वाज नेवर बिल्ड ऑन स्वेट एंड ब्लड। मेहनत करके लंदन नहीं बना था, दुनिया भर का माल चुरा के, दुनिया भर के लोगों का खून चूस चूस के बना है लंदन। बिल्कुल। हमारे यहाँ से $45 ट्रिलियन ले गए थे, $45 ट्रिलियन। अब भी दुनिया का जीडीपी $110 ट्रिलियन है। $45 ट्रिलियन ले गए थे हमारे यहाँ से, ये कोई मजाक नहीं है। तो चलिए, वो तो खैर इतिहास है, बट ये थोड़ा दर्शकों को बताना जरूरी है। तो अगर आप देखेंगे यूके में कोई बहुत बेसिक इकोनॉमी में दम नहीं है। हम्म। इकोनॉमी में दम आता है सेक्टरों के अनुसार। जैसे भारत में अब 15 से 20 सेक्टर ऐसे जहां 1, 2, 3 पे हम आगे हैं दुनिया में, और आने वाले टाइम में ये सेक्टर हम बढ़ाएंगे और लगभग लगभग हर सेक्टर में नंबर 1 या 2 रहेंगे। तो हम्म। ये सेक्टर मिलके मोनिका जी आपको दम देते हैं। अगर आपका एक आध सेक्टर भी चलता है उस पर आप ज्यादा देर खड़े नहीं रह सकते। जी। भाई हमारे पास कम से कम 20 से 25 सेक्टर ऐसे जिसमें 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3 में आ गए हैं। अगर हम 20-25 में 1 और 2 आएंगे तो दुनिया को हमारी जरूरत है ना। हम्म। भाई ये थोड़ी बहुत होता कि मेरी आबादी जी दुनिया का 20% बोलेंगे, भाई तुम दुनिया को देते क्या हो? भाई तो पाकिस्तान 5th+ कंट्री है, तो पाकिस्तान दुनिया को देती क्या है? कुछ भी नहीं लेती बिल्कुल। है दुनिया से। हम तो दुनिया को देते ना, तभी हमारी इज्जत है, तभी हमारी लोग बात सुनते हैं, तभी हमारा सिक्का आजकल दुनिया में चलता है, क्योंकि हम दुनिया को कंट्रीब्यूट करते हैं। बिल्कुल। पाकिस्तान जैसा आदमी तो जक़ात और खैरात ही लेता है, वो देगा क्या? कुछ है ही नहीं देने को। जी। और इज्जत मांगी नहीं बल्कि कमाई जाती है। और ये बिल्कुल साफ है जिस तरीके से पीएम मोदी की तमाम नीतियां हैं। अब चलिए, पाकिस्तान की बात कर ही दी है आपने हाँ, समीर जी, तो अब उस जीत की बात भी हम कर लेते हैं जिसके बाद पाकिस्तान परेशान हो गया है। इस मुकाबले के बाद एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई है कि भारतीय चाहे हथियार लेकर खड़े हो या फिर बल्ला, पाकिस्तान की हालत पतली करेंगे। देखिए, पाकिस्तान की पृष्ठभूमि ही खराब है, पाकिस्तान का सोर्स कोड ही खराब है, पाकिस्तान का डीएनए ही खराब है। पाकिस्तान के अगर मैं हिंदी में बोलूं तो खून में खोट है, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं, एक सिंपल हिंदी में। कारण क्या है? क्योंकि पाकिस्तान बना था हिंदू हेट्रेड पे, पाकिस्तान बना था गजवा हिंद के लिए। पाकिस्तान, ये ईस्टर्न फ्लैंक ऑफ मदीना कहते हैं, कि इस क्षेत्र को इस्लामाइज करना है, इसलिए पाकिस्तान बना था। जिन्ना जो पाकिस्तान का फाउंडर था, अपने दोस्त की नाबालिग बेटी को लेके भाग गया था, अपनी बेटी को यहीं छोड़ गया। जिन्ना की 3 बहनें थी, एक ही बहन गई, बाकी 2 बहनें यहीं रह गई। जिन्ना वो मुसलमान था जो पोर्क भी खाता था और वाइन भी पीता था, वैसे शिया था। अब जिन्ना, जब आपका आपका जो करता धरता, अगर उसके क्रेडेंशियल इतने अच्छे हो तो आगे लिख होगा क्या? तो वही चीज वहां चलती रही, वही चीज अब तक वहां चलती रही। पाकिस्तान में जो कल हुआ, देखिए क्या हुआ कि कल उन्हें भारत का नया रुख दिखा। कल मैंने देखा कि हमारे पूरे समाज ने, अधिकतर जहां मैंने देखा, क्रिकेट मैच को कल बाइकआउट किया। क्यों?
क्योंकि क्रिकेट मैच गया तेल लेने। भाई जो 26 लोग हमारे पुलवामा में मरे उनकी शहादत इंपॉर्टेंट है। जो एक एक सेनानी हमारा वहां बॉर्डर पे बंदूक लेकर खड़ा, वो तनख्वाह के लिए नहीं खड़ा है जी। वो आपकी भारत माँ की रक्षा करने के लिए खड़ा, उसके खून में उसके दिल में है भारत। वो तभी खड़ा सियाचिन ग्लेशियर पे। तो ये जो पाकिस्तान के साथ मैच था, एक औपचारिकता थी, चलिए कुछ इंटरनेशनल कंपल्शन से खेलना पड़ता है। पर कल जो भारत ने किया, पूरा इसको बाइकआउट किया। हमारी टीम ने हाथ नहीं मिलाया, हमारी टीम ने उनको ग्रीटिंग नहीं दी, और हमारी टीम ने ये बोला कि भाई ये मैच उन पहलगाम के शहीदों के लिए डेडिकेटेड है, ऑपरेशन सिंदूर को डेडिकेटेड है। अभी जो नया रुख आया, पहले टाइम में यहाँ कुछ ऐसे खिलाड़ी थे जो हाथ वाथ बड़े मिलाते थे, बिरयानी बिरयानी साथ खाते थे। अभी जो नए मुझे खिलाड़ियों में एक मुझे राष्ट्रीयता दिख रही है, एक राष्ट्रता का एक एक भाव दिखा मुझे कि कहना चाहिए। क्योंकि वो पहले वो कि गले मिल रहे हैं, वो सब वो जमाने गए, वो गले मिलने वालों का भी टाइम निकल गया, वैसे ही वो निकल लिया क्रिकेट से। तो अब ये जो नए लोग हैं, अब जो हमारे कैप्टन की बात सुने आज, तो उन्होंने बड़ा सटीक मोहन में, भाई मैं यहाँ खेलने आया हूँ, मुझे इससे मतलब नहीं है। मैं मेरे देश के लिए, मैं ऑपरेशन सिंदूर के लिए, मैं हर पहलगाम के विक्टिम के लिए हूँ। ये जो रुख इन्होंने देखा मोनिका जी, इनकी रुख काम गई। ये भिखारी मुल्क ऐसा है, ये नजस मुल्क ऐसा है, क्रिकेट तो ऐसी चीज है इनके लिए गोल्ड माइन है। भाई क्रिकेट खेलो, पैसे मिल ही जाते, हारो, हारने पे थोड़ा इतना मिलेगा, जीतने पे थोड़ा इतना मिलेगा। ये तो इन्हें तो हार जीत से का क्या फर्क पड़ता है, इन्हें तो पैसे चाहिए। एक नंबर पे भिखारी, जहां का प्रधानमंत्री कटोरा लेके घूम रहा हो, जहां का वो फील्ड मार्शल दुनिया भर में प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट्स ढूंढता हो, जहां वो हर इस्लामिक कंट्री से जक़ात और खैरात की गुहार लगाते हो, वहां अगर कुछ मिलियन डॉलर आ जाए तो बहुत बड़ी बात है इनके लिए। तो इनके लिए जो कल इन्होंने हमारे खिलाड़ियों का रुख देखा, इन्हें लग गया डर। क्योंकि इन्हें लगा यार ये राष्ट्र जाग चुका है, भारत जाग चुका, भारत का खिलाड़ी जाग चुका, भारत का बच्चा बूढ़ा सब जाग चुके। कल नहीं चला इतना मैच, लोगों ने बहिष्कार किया। क्यों? भारत सर्वप्रिय, भारत माँ का स्वाभिमान सर्वप्रिय। क्रिकेट आते रहेंगे जाते रहेंगे, एशियन कप आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, पर भारत माँ का स्वाभिमान सर्वप्रिय। हमें ये भी समझ आता है गवर्नमेंट की कंपल्शन से कुछ इंटरनेशनल चीजें जिनका आदर सम्मान करना पड़ेगा, ठीक है। बट ये वो गेम नहीं था। आप देखिए कोई मीडिया में भी कोई बहुत बड़ा शोर शराबा नहीं हुआ। और जो हमारी टीम ने किया बहुत अच्छा किया। जिहादियों के साथ हाथ मिलाने का मतलब नहीं है, जिहादियों के साथ उठने बैठने का मतलब है। जिहादियों को बताओ तुम सेकंड ग्रेड सिटीजन हो, तुम जाके जिहाद करो। और इनका एक नेता, इनका कोई पुराना खिलाड़ी भी कह रहा था, अब नाम तो मुझे याद नहीं, वैसे भी कॉकरोचों का नाम मैं याद नहीं रखता, वो कह रहा था कि अगर ऐसा ही करना तो फिर जंग कर लो। अबे 5-5 जंगे खाल खार गया, तू क्या जंग करेगा? जाके कब्रें गिन पाकिस्तान के कब्रिस्तानों में जिन पे नाम नहीं लिखा, हम इन्हें ठोके दे सारे। वो बता, ये कह रहा कहा जंग करनी है। अबे नाम उड़ा दो, 5-5 जंग हार के 15-15 मेडल यहां लगा के घूमते हो। तुम जैसा जोकर दुनिया में कोई नहीं है। चाइना से मेडल मंगा के लगाते हो क्या? पूछो इन पाकिस्तान के जनरलों से, जो 15-15 मेडल छाती में लगाते हो। कौन सी जंग जीती तुमने? कौन से ये बहादुरी के तमगे मिले तुम्हें? कौन सा तुम्हें अवार्ड मिला है? या चाइना ने, शी जिनपिंग ने कंटेनर भेजा था, रावलपिंडी में रखा है, पीले वाला तेरा, हरे वाला मेरा, तू 5 उठा मैं 7 उठाता हूं। यही है ना तुम्हारी कहानी? मतलब कौन से जंग जीते? 5-5 जंग हारने वाली सेना, शर्म नहीं आती? डूब मरो जहादी और कह रहे हो कि हम बड़ी सेना, जंग लड़ो। अबे जंग लड़ने की औकात है। लास्ट टाइम तुम्हारे वो कर्नल की कहानी थी, बंकर से बाहर नहीं निकला था वो, उसे सबाई कह रहे साहब बाहर निकलता। अबे यार ये काफर भर गोले चला रहे, रुक जा, अभी हिंग छुपा रहे, बंकर से बाहर मत निकलो। इन्होंने हमेशा लाशें छोड़ी है पीछे, इन्होंने जमीन छोड़ी है, इन्होंने, इनकी तोपें हमारे हर शहर गांव में खड़ी है। इनको ये तब भी कहता भारत से जंग लड़ेंगे। ये भारत और हिंदू हेट रेट ना, गजवा हिंद का सपना लेके तुम्हारी नस्लें फौत हो गई है, 3 फुट नीचे जमीन में लेटी पड़ी है। और आने वाली नस्लें भी ऐसे ही लेटेंगी, वहीं लेटेंगी, अगर ये फतूर दिमाग से नहीं निकाला। सुनो पाकिस्तानी हो तो बिल्कुल सुन लो। और ये फील्ड मार्शल वगैरह ऐसे बहुत आए तुम्हारे, हर वो कहते हैं ना बरसाती मेंढक होते ही है, 2-4 साल सब चढ़ते टर करते फिर भाग जाते हैं। कहाँ आज तुम्हारे जनरल? जो तुम्हारे इतने जनरल रिटायर हुए कितने रहते हैं पाकिस्तान में? कहाँ वो आज? सब रहते हैं अमेरिका, मियामी में, बर्मिंगम में। सबकी बेटियां पढ़ती है बाहर, सबके बेटे पढ़ते हैं बाहर, फिरंग है, पीते हैं, खूब पोर्क का मांस वास खाता है, याशी करते हैं। हम उसको सपोर्ट नहीं करते, पर ये जो तुम इस्लाम के नाम का चूरन बेचते हो, कॉमन आदमी को बेवकूफ बनाते हो। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पैसा कमाता फौजी फाउंडेशन, $36 बिलियन। इसका जवाब दो। पाकिस्तान की सरकार के पास इतना रेवेन्यू नहीं आता, इतना प्रॉफिट नहीं आता जितना फौजी फाउंडेशन से आता। चमेली का तेल, बच्चे का डायपर और कंगी और वो क्या कहते हैं वो नैपी, वो तुम बनाते हो। ये तुम्हारी औकात है? जंग वंग की बात ना कर। राशिद लतीफ है जो भी उसका नाम था, जंग वंग की बात ना कर। अगर कहीं हमारे लोगों को दिख गया जंग में तो तू भी हिस्ट्री बन जाएगा, वॉज बन जाएगा। अभी जब तक जिंदा है जिंदा रहे। बिल्कुल सुमित जी, आज आपने न सिर्फ सवालों के जवाब दिए बल्कि बहुत ही दिलचस्प किस्से भी हमारे साथ शेयर किए हैं।
और यही शायद सुमित सर की पहचान भी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मोनिका जी। हर हर महादेव। और यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।